बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मंगल के दिन का आगाज हो गया है और आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। बहुत सारी हैपनिंग्स हैं आज के दिन में। एक तो इमरान खान आ रहे हैं, वो पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएंगे अपने कुछ केसेस के लिए, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे अपने कुछ केसेस के लिए, और उसके बाद फिर वो नैब ऑफिस जाएंगे अपना जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें इंक्वायरी का हिस्सा बनने के लिए, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए। इमरान खान के केसेस में क्या मुमकिन है इस पर हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है। 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो 4 अप्रैल का फैसला आया था, वो अभी तक फैसला इन फील्ड है। अभी तक ये मामला जो है वो ये ऑर्डर मौजूद है और इसी ऑर्डर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर कर रखी है। इसकी समाअत पिछले मंडे को होनी थी और आप जानते हैं कि पिछले पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक धरना हो गया था और उस धरने की वजह से फिर ये समाअत मतलब समाअत तो हुई थी लेकिन उस पर ज़्यादा जो है वो पेशरफ नहीं हुई थी। और चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस तरह के माहौल में हम कैसे इलेक्शंस की बात कर सकते हैं। और अब कल तक के लिए 7 दिन के लिए जब ये मुकर्रर किया गया था, अगली तारीख मुकर्रर की गई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि धरने को डिफ्यूज करने के लिए चीफ जस्टिस ने 7 दिन का टाइम दिया है। अब वो धरना डिफ्यूज हो गया और 7 दिन भी पूरे हो गए। आज मंगल को ये समाअत होने जा रही है। अब चीफ जस्टिस के पास बज़ाहिर इसमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। वो 2 रास्ते जो हैं वो, एक तो जाहिर है फैसला मौजूद है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सब्र, जो जितना उन्होंने एक नरमी दिखा दी और जितना उन्होंने इस पर वक्त देना था दे दिया। अब वो अदालत की रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए आगे आए और चूंकि फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर वो अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उस पर वो अमल दरामद कराएं। जैसे कि उन्होंने अपने मुतअद्दिद फैसलों में लिखा है, कई बार उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिर अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, और कानून के मुताबिक कार्रवाई तो इन्हें अदालत के नोटिस बनते हैं। तो क्या चीफ जस्टिस इसके लिए बढ़ेंगे? और दूसरा ऑप्शन यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त है कि जी इंतखाबात नहीं हो सकते, तो उस इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को चीफ जस्टिस मान जाएं और कहें कि बस ठीक है, फिर आप जैसे कह रहे हैं अक्टूबर में, तो फिर आप अक्टूबर में करा दें। मेरे ख्याल में इसका इम्कान मुझे कम दिखाई देता है, क्योंकि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन हुई है। अब अगर आप इसको लेट इट गो वाली सिचुएशन होगी और आप इसको ऐसे ही जाने देंगे बगैर अपने फैसले को अमल दरामद किए, तो फिर ये तारीख में लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और उसके नतीजे में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक प्रेसिडेंट बन के सामने आएगा। लोग कहा करेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद ना हो तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही प्रेसिडेंट है कि वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये एक ऐसी चीज बन जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो, मेरा ख्याल है कि अब उनके ऊपर भी एक दबाव है, क्योंकि वो गैर जरूरी तौर पर उन्होंने लचक, या चलिए मसलहत के तहत उन्होंने जो भी किया, लेकिन अब अपने फैसलों की अहमियत को उजागर करना भी उन्हीं का काम है। तो अब देखिए आज वो इनमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वजह से ज्यादा तवक्कुआ चीफ जस्टिस से की जा रही है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस के ऊपर जो मुख्तलिफ हमले हुए हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर, उनमें से एक हमला यह भी है कि उन्हीं के नीचे एक जज को उठाकर उनकी इंक्वायरी के लिए लगा दिया गया। यानी कमीशन बनाया गया, काजी फाइसा को चीफ जस्टिस से पूछे बगैर इस कमीशन का सरबराह बनाया गया और उन्होंने भी खुशी खुशी ये सरबराही कबूल कर ली और साथ में उनके 2 और जजेस लगा दिए और जो है वो ये जजेस लगाकर आज उन्होंने अपनी पहली समाअत भी की। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है कि चीफ जस्टिस से पूछे बगैर उनके किसी जज को उठाकर जुडिशियल कमीशन का सरबराह बना दिया जाए। आमतौर पर अगर कोई जुडिशियल कमीशन बनता है और उसमें किसी भी अदालत के जज को डालना होता है तो सुप्रीम कोर्ट से कहा 2 रास्ते होते हैं। एक तो कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जी हम एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अपने किसी जज को मुकर्रर कर दें, और चीफ जस्टिस फिर अपनी मर्जी का कोई जज उस कमीशन के लिए मुकर्रर कर देता है या फराहम कर देता है। दूसरा रास्ता ये होता है कि हुकूमत खुद कहे कि चीफ जस्टिस साहब से कि हम फलां जज की खिदमत हासिल करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में आप उन्हें जो है वो उनकी जिम्मेदारियां इस तरह से तकसीम कर दें या उनकी जिम्मेदारियों को इस तरह से तरतीब दे दें कि वो हमारी इस कमीशन को की सरबराही कर सकें या उसके मेंबर बन सकें। ये तरीका होता है आमतौर पर, लेकिन इसको फॉलो ही नहीं किया गया और चीफ जस्टिस से पूछे बगैर एक कमीशन बना दिया गया और उसका सरबराह उन्हीं के एक जज को लगा दिया गया और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया।
दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है जिसकी इंक्वायरी करनी है और जो टीओआर दिए गए हैं, इसमें कई जजों के मामले में जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना है। चलिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं होना, फैक्ट फाइंडिंग होनी है। अच्छा, अब जिन जजेस के बारे में फैक्ट फाइंडिंग होनी है उनमें मज़ाहिर अली अकबर भी हैं, उसमें खुद चीफ जस्टिस भी हैं, क्योंकि उनकी सास की ऑडियो को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी हैं, क्योंकि उनके दामाद की वजह से ये कहा गया है कि देखा जाए कि उनके दामाद की कितना इन्फ्लुएंस है लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर, वो सियासत में कितनी मुदाखलत की है, हाई कोर्ट के ऊपर कितनी मुदाखलत कर रहे हैं। तो ये तमाम मामला जजेस से मुतालिक हैं, जजेस के कंडक्ट से मुतालिक हैं। ज़ाहिर अली अकबर नकवी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट से मुतालिक हैं। तो जब जजेस के कंडक्ट का मामला है तो उसके लिए ऑलरेडी एक फोरम मौजूद है, और उसको कहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जिसमें आर्टिकल 209 के जरिए से एक रेफरेंस फाइल किया जाता है। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जो कि ऑलरेडी एक फोरम मौजूद है, उस फोरम के होते हुए एक नया फोरम क्रिएट कर दिया हुकूमत ने सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए से, और उसमें जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया जाने लगा है, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो बजाय इसके कि आप पहले से मौजूद एक फोरम के ऊपर जाते और उस फोरम पर जाकर आप जजेस के कंडक्ट की बात करते, आपने जो है वो ये एक नया फोरम बना दिया है। अब इसकी वो दलील ये दे सकते हैं कि चूंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हमने पहले दरखास्तें जो दी हैं उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसलिए ये करना पड़ा है। लेकिन फिर भी कोई लॉ मौजूद नहीं है कि अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई मैटर पेंडिंग है तो उस पेंडिंग मैटर को आप उठाकर एक और फोरम पर ले जाएं। तो जजेस के कंडक्ट के लिए बहरहाल वही फोरम है जहां पर ये बात हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें नुक्ता यह है कि ये बेसिकली ये जो फोरम बनाया गया है, ये कमीशन बनाया गया है, जो टेपिंग हुई है, ऑडियोज आई हैं, उसकी इंक्वायरी के लिए। लेकिन तमाम जो है वो, बल्कि एक फैसला मौजूद है 1999 का फैसला, 1999 का ही फैसला गालिबन। अच्छा, अब ये फैसला जो है, ये फैसला कहता है, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के हवाले से था उस वक्त, उस जमाने में जो IB में और मुख्तलिफ इदारों में टेपिंग हो रही थी, तो उसमें फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी की भी टेपिंग नहीं की जा सकती। अगर किसी की टेपिंग बहुत जरूरी है तो उसके लिए एक तरीकाकार मुकर्रर हुआ था कि उसकी परमिशन लेना पड़ेगी, और वो परमिशन से किसी की टेपिंग करना पड़ेगी। अगर कोई क्रिमिनल है, उसको आप ढूंढना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, या उसका सुराग लगाना चाहते हैं, तो उसकी टेपिंग के लिए आप फिर एक हुकूमत वक्त से और उसका एक पूरा तरीकाकार बना के वजह किया गया था कि उनसे आप इजाजत लेकर टेपिंग कर सकते हैं। गोया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के मुताबिक टेपिंग इलीगल चीज है, और अगर टेपिंग इलीगल है तो फिर इलीगल चीज की प्रूव करने के लिए कैसे आप बना सकते हैं कमीशन। यानी कमीशन एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जो खुद इलीगल है। तो इलीगल काम तो इलीगल होता है, बजाय इसके कि इलीगल को सजा दें या इलीगल को आप उठा के रद्द कर दें कि जी गैर कानूनी हुआ है, आप उसके कंटेंट के लिए कमीशन बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आईनी नुक्ता, एक बहुत बड़ा कानूनी पहलू जो है वो इसका सामने आएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन भी दायर कर दी है। अब ये ट्रिकी मामला यूं हो गया है कि अगर चीफ जस्टिस इस दरखास्त को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ वाकई इस अंदाज में ये कमीशन नहीं बन सकता था, तो ऑब्वियसली वो इसको काम करने से रोक देंगे, फिर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई पैदा होगी। और अगर वो इसको करने देते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो अपने ही जो जजेस हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन करते हुए आप अपने ऊपर जो है वो आने का मौका फराहम कर रहे हैं। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि चीफ जस्टिस की रिट कमजोर है और उनके जो मातहत जजेस हैं या उनके नीचे जो जजेस हैं वो उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से एक काम कर रहे हैं। अब आप देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले को इंक्वायर करने के लिए, कंडक्ट को देखने के लिए, उनके नीचे वाले जज जिनकी बजाय उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं और जिनके बजाय उनके साथ जो है वो एक ठन भी गई हुई है, वही इन जजेस अपने चीफ साहब की जो है वो बारे में ऑडियोज और उनकी फैमिली की ऑडियोज को इंक्वायर कर रहे होंगे। तो ये अजीबोगरीब सी चीज़ है। तो अब आप देखें कि वो जो कॉम्प्लिकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो ग्रुपिंग की बात हो रही है और जो ताल्लुकात की खराबी की बात हो रही है, वो जो ताल्लुकात हैं वो अब इस मामले की वजह से मजीद ख़राब होंगे। कैसे मुमकिन है कि चीफ जस्टिस को ये बात अच्छी ना लगी हो कि उनसे पूछे बगैर एक कमीशन बना दिया गया है, और बनाया भी किसको गया है कि काजी फाइसा साहब को उस कमीशन का जो है वो सरबराह बना दिया गया है। काजी फाइसा साहब 1.5-2 महीने से कोई काम नहीं कर रहे, चैम्बर वर्क कर रहे हैं, यानी कि केसेस में नहीं बैठ रहे, मना कर रखा है कि मेरे केसेस में ना, मुझे केसेस ना लगाएं,
और इस मामले में जो है उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके फ़ौरन से फ़ौरन आज के आज जो है वो इजलास बुला लिया। तो ये बेसिकली मेरा ख्याल एक पैगाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी है कि आप नरमी दिखाते जाइए, आप पहलू तही करते जाइए, आप अहम मामला को टालते मटोलते जाइए और यहाँ से आपका जो मुखालिफ हैं वो अपनी कार्रवाई अनन फानन डाल देते हैं और आप जो है वो उसको डिले करते जा रहे हैं। तो बहरहाल आप देखें, और इसमें एक और पहलू भी है कि देखें जब चीफ जस्टिस को बेंच बनाते हैं तो उसके बारे में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पिक एंड चूज करके बनाया गया बेंच है, ये पिक एंड चूज किया गया है। तो अब ये जो कमीशन बनाया गया है ये किस उसूल के तहत बनाया गया है? ये भी तो पिक एंड चूज किया गया है। तो मतलब आपने अपनी मर्जी के जजेस उठाकर एक कमीशन बना दिया, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनाया? फार्मूला क्या था कि आपने इन जजेस को लिया? तो ये भी अगेन पिक एंड चूज करके बनाया गया है। तो ये भी इसका एक अहम है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, आप देखें बहुत सारे महाज खोले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बैक वक्त। एक उनमें से महाज जो है वो पार्लियामेंट का भी खोला गया और पार्लियामेंट की कमेटियों का भी खोला गया है। अब आप देखें कि ये महज इत्तफाक नहीं है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है उस दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इजलास हो जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लगाया हुआ है चीफ जस्टिस और अदलिया को रगेदने के लिए। रजिस्ट्रार को 2 मरतबा तलब कर लिया गया कि रजिस्ट्रार आए, नहीं तो हम वारंट जारी करेंगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो रजिस्ट्रार साहब जो है उनको बुलाया गया है। अब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्शन के केस की होती है उसी दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो जाता है। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहले इजलास 15-15, 20-20 दिन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जिस दिन तारीख होगी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में 4 मरतबा हो गया है। तो तेजी के साथ जो है वो ये इजलास हो रहे हैं। तो कल 1:30 बजे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी है। इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत सारी हैपनिंग्स जो है, कल कह रहा हूं, कल से मुराद मेरी आज ही है क्योंकि अब 12 तो बज चुके हैं और अगली तारीख आ चुकी है। तो आज इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, 3 मुख्तलिफ अदालतों में जाएंगे। पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएंगे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर नैब की अदालत में तो नहीं लेकिन नैब के पास जाएंगे शामिल तफ्तीश होने के लिए, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैपनिंग, फिर पार्लियामेंट के अंदर हैपनिंग। तो काफ़ी हैपनिंग डे है आज। अच्छा, आखिरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि क्या इमरान खान आज गिरफ्तार हो सकते हैं। देखें, इमरान खान के केस की नोयत को देखा जाए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हैं, इंक्वायरी की स्टेज पर थे, चलें अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर आ गया। तो अब इमरान खान को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर भी वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। जब आप शामिल तफ्तीश हो रहे हैं और फिर तफ्तीश भी बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कह रखा कि आप शामिल तफ्तीश हो, अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह रखा कि आप शामिल तफ्तीश हो, तो वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर केस की नोयत को देखा जाए तो गिरफ्तारी नहीं बनती, लेकिन अगर गिरफ्तार करना है तो फिर तो अगर यानी फैसला केसेस की नोयत की बुनियाद पर नहीं होना इमरान खान की गिरफ्तारी का। इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला कुछ और चीज़ों की बुनियाद पर होना है, और अगर कुछ और चीज़ों की बुनियाद पर तय हो जाएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए फिर कोई दलील नहीं चाहिए। अब आप देखिए ना, शेरी मजारी साहबा को आज 4थी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अदालतें रिहाई का हुक्म देती हैं और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इस वक्त अदालतों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यह बना हुआ है कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इतनी ढिठाई के साथ उनके फैसलों की वायलेशन हो रही है कि इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी इस बात पर बड़ा मुतफक्किर हैं कि हम फैसला देते हैं और फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इमरान खान को, और फिर देखें किसका आज रिहाई का हुक्म आया था और उनको रिहा नहीं किया गया, इंपॉर्टेंट फिगर भी मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल आज इस तरह से भी हुआ है कि अदालत ने ऑर्डर किया कि जिनको रिहा कर दिया जाए, उनकी रिहाई के हुक्म के बावजूद रिहा नहीं किया गया। तो इस तरह भी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो इस सारे मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि केस की नोयत को देखें तो गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन कहीं तय हो गया कि गिरफ्तार करना है तो फिर गिरफ्तारी हो भी जाएगी। तो इमरान खान ने अलबत्ता ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी के इम्कान 80% हैं। मुझे वैसे ये इम्कान कम नज़र आते हैं क्योंकि केस बहरहाल ऐसा नहीं है, या क्योंकि वो अभी बहुत ही इब्तदाई स्टेज पर है। अब आज प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नई चीज़ को ड्रैग करके लाए हैं। कल मैंने इस पर वीडियो की थी, वो एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो इमरान खान की लेकर आ रहे हैं कि बीबी की, उनकी अहलिया की करप्शन की वजह से जो है वो आर्मी चीफ को उठाया। कल इमरान खान ने इसकी तददीद की थी। आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि मैं ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में है कि यही मामला था जिसकी वजह से इनको उठाया गया, और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उन्होंने जब इनकी अहलिया की करप्शन के बारे में बताया तो उनको हटा दिया। तो वो कहते हैं कि मेरे ज़ाती तौर पर इल्म में है। अब ज़ाती तौर पर इल्म में आपके है और आप इसको पब्लिक कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि
फिर तो इससे ये तस्दीक भी होती है कि आपने फिर आसिम मुनीर साहब को चीफ लगाने के लिए इस बात का ख्याल रखा था कि फिर इनकी इमरान खान के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, या इनका पास्ट एक चला आ रहा है, तो इसलिए यही मोस्ट सूटेबल जो है वो आर्मी चीफ होंगे। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जिस पे बात कर सकते हैं। अब देखिए मंगल का दिन जब इख्तिताम पजीर होगा तो क्या चीज़ें लेकर इख्तिताम पजीर होता है, ये सारा मंजर मैंने आपके सामने रख दिया है कि आज क्या क्या होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।